नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की आज ये तीसरी क्लास है और ये हिंदी की आज पहली क्लास है। जो भी बच्चे स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सभी लोग जुड़ जाएं, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में होना तय है। ठीक है, अक्टूबर महीने में आपका एग्ज़ाम होगा और आपके जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है फिल किए जा रहे हैं, आप लोग सभी लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, 1 सितंबर जो है लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की और 3 अगस्त से आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हैं। आज ये तीसरी क्लास है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की आज ये तीसरी क्लास है और हिंदी की पहली क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन। पहला क्वेश्चन ये है कि संधि के नियमों के अनुसार सत प्लस धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, सधर्म, सद्धर्म, सत धर्म या सत प्लस धर्म। तो देखो सद प्लस धर्म होगा, इसका विच्छेद इस प्रकार से होता है। या सबसे पहले बताएंगे संधि कौन सी है। तो यह एक जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि के नियमानुसार क्या होता है, यदि आधाता या फिद्दा के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या फिर या र ला व हा या कोई स्वर आए तो आधाता अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण आधाता में बदल जाता है। और जहाँ सत के अंत का आधाता और धर्म के प्रारंभ के धा क्या हो जाता है, ता वर्ग का चौथा वर्ण मिलकर जो है आधाता बनाते हैं। इस प्रकार जो है सत प्लस धर्म क्या जाता है, सद धर्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गरुण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? गरुण का पर्यायवाची कौन सा नहीं? खगेश, वैंते, उर्गारी या हेरम्ब। तो इसका सही जवाब हो जाता है हेरम्ब। ठीक है, हेरम भगवान गणेश का पर्यायवाची शब्द है, जबकि खगेश, वैंते, उर्गारी गरुण के पर्यायवाची हैं। गरुण पक्षियों के राजा हैं, इसलिए उन्हें खगेश कहते हैं और विंता के पुत्र होने के कारण उन्हें वैंते कहा जाता है। उरग अर्थात सर्प के शत्रु होने के कारण उन्हें उर्गरी यानी उरग प्लस अरि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हरेब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक, गरुण का पर्यायवाची हरेब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुरक्ति शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? अनुरक्ति शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? आसक्ति, विरक्ति, सशक्ति या फिर भक्ति। तो इसका सही जवाब हो जाता है विरक्ति। अनुरक्ति का अर्थ होता है प्रेम, लगन या किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति अत्यधिक झुकाव। इसका सही विलोम विरक्ति है, जिसका अर्थ होता है अनासक्ति, उदासीनता या वैराग्य होता है। आसक्ति शब्द का अनुरक्ति का ही एक प्रकार से समानार्थी है। सशक्ति का अर्थ होता है जुड़ाव होता है और भक्ति का विलोम निष्ठहीनता या अभक्ति हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ या बहुज्ञ। तो इसका सही जवाब हो जाता है सर्वज्ञ। वाक्यांश जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द सर्वज्ञ होता है। सर्व प्लस सब, ज्ञा का मतलब जानने वाला। अन्य विकल्पों की बात करें तो अल्पज्ञ का अर्थ बहुत थोड़ा जानता हो, अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ न जानता हो, अज्ञानी, तथा बहुज्ञ का अर्थ हो जो बहुत सी बातें या विषय जानता हो। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी परीक्षाओं में वाक्यांश के लिए एक शब्द से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो। ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, आँख में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ठीक है, आँख में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? धोखा देना, आँखों में कचरा जाना, स्पष्ट ना देखना या अंधा हो जाना। आँख में धूल झोंकने का सही अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, आँखों में धूल झोंकना एक प्रसिद्ध मुहावरा है जिसका अर्थ है चालाकी से किसी को धोखा देना या चकमा देना होता है।
इसका प्रयोग अक्सर वाक्यों में तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति सामने वाले की सतर्कता के बावजूद उसे बड़ी ही चतुराई से भ्रमित करके अपना काम जो है निकाल लेता है या नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। दया, वायु, संकल्प या परीक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाए संकल्प। हिंदी में लिंग की पहचान क्रिया विशेषण का प्रयोग करके ही किया जाता है। ठीक है, प्रयोग करके की जाती है। दया की जाती है स्त्रीलिंग। वायु क्या है, बहती है, स्त्रीलिंग। और परीक्षा होती है स्त्रीलिंग, लेकिन संकल्प लिया जाता है। इसे संकल्प एक पुल्लिंग शब्द है। यूपी ट्रिपल पेट परीक्षा में जो है लिंग पहचान से जुड़ा एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न जो है अवश्य पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री, कवित्री या कवित्री या कवित्री, तो कौन सही है? तो कवित्री होगा। ए बी दोनों सेम दिख रहे हैं, चाहे दो लगा दो, ये लगा दो चाहे बी लगा दो, दोनों सेम ही है। ठीक है, देख लो दोनों सेम ही लगे हुए थे। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है। यह प्रश्नवर्तनी शुद्धिकरण स्पेलिंग करेक्शन के दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षार्थी कवयित्री और कवित्री इन दो शब्दों में जो है भूल लिख देते हैं और अशुद्ध करके चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी शब्द किसका पर्यायवाची है? कालिंदी शब्द किसका पर्यायवाची है? गंगा, यमुना, सरस्वती या नर्मदा। तो इसका सही जवाब हो जाता है यमुना का। कालिंदी यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुना नदी का उद्गम कालिंदी पर्वत यमुनोत्री से हुआ है, जिस कारण उन्हें कालिंदी कहा जाता है। यमुना के अन्य प्रमुख पर्यायवाची शब्द सूर्यसुता, भानुजा, अर्कजा और तरणिजा हैं, क्योंकि इन्हें सूर्य की पुत्री माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? हवा, आग, आग, हवा, जल, वायु, पानी और अग्नि। तो इसका सही जवाब हो जाता है आग और हवा। समश्रुति भिन्नार्थक सुनने में समान पर अर्थ में भिन्न शब्दों में अनल का अर्थ आग, अग्नि होता है और अनिल का अर्थ हवा, वायु होता है। अतः सही क्रम आग और हवा है। ठीक है। परीक्षार्थी प्रायः ई की मात्रा के भ्रम में दोनों शब्दों के अर्थ उलट देते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। अच्छा देखो, ये उज्ज्वल दोनों सेम लिखे हुए हैं। नहीं, सेम तो नहीं है, अलग अलग। आप बताओ इसमें उज्ज्वल कौन सा सही है? उज्ज्वल कौन सही है? हमको तो बी दिख रहा सही। तुमको कौन सा लग रहा है? हमको तो बी लग रहा सही, और बी ही सही है। ठीक है। शुद्ध शब्द उज्ज्वल है, जिसका संधि विच्छेद उत प्लस जल होता है। व्यंजन संधि के नियमानुसार ता वर्ण जा के संपर्क में आकर आधे जा में बदल जाता है। चूंकि जल में पहले से ही आधा जा मौजूद होता है, इसलिए इस शब्द में 2 बार आधा जा आता है। ठीक है, अतः बी विकल्प पूर्णतः शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जो नापा ना जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो ये होता अपरिमेय। जिस वस्तु का परिमाण का माप या तोल ना किया जा सके उसे अपरिमेय कहा जाता है। विकल्प ए अमानक का अर्थ जो मानक हो। विकल्प सी अनगिनत का अर्थ जिसकी गिनती ना की जा सके। और विकल्प डी अतुलनीय है, जिसकी तुलना ना की जा सके। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उत्सव। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उत्सव होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थाली का बैंगन मुहावरे का अभिप्राय क्या है? तो गोल मटोल होना, चौड़ा होना, अधिक गुणवान होना या सिद्धांतहीन व्यक्ति। इसका सही जवाब हो जाता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैंगन मुहावरे का सही अर्थ है अस्थिर विचार वाला या सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है। जिस प्रकार थाली में रखा बैंगन बिना किसी सहारे के इधर उधर लुढ़कता रहता है, उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जिसका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होता और जो अवसर के अनुसार अपना पक्ष बदल लेता है, उसे थाली का बैंगन कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अदीप्त, स्थूल, बारीक या क्षीण। तो उसका सही जवाब हो जाता है स्थूल। सूक्ष्म का अर्थ होता है अत्यंत छोटा, बारीक, जो साधारण आंखों से दिखाई न दे। इसका विपरीत विलोम शब्द स्थूल, जिसका अर्थ है बड़ा, विशाल, मोटा, बारीक। और क्षीण सूक्ष्म के ही समानार्थी समीपवर्ती शब्द हैं। जबकि अदीप्त का अर्थ होता है प्रकाशमान न होना।
ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो वृक्ष का पर्यायवाची जो है बिहग नहीं, ठीक है। बिहग पक्षी का पर्यायवाची होता है। बिहग, खाग, द्विज, वरेख, जबकि तरु, पादप, बीटा, धूम्र और पेड़ ये सभी जो वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे नकारात्मक प्रश्न नहीं वाले ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हस्त, दंत, कांत, अग्नि। तो तद्भव कान होगा। संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। कान एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप मूल संस्कृत रूपकर्ण होता है। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द हस्त हाथ का, दंत दांत का और अग्नि आग का मूल संस्कृत शब्द होने का तत्सम है। अगला क्वेश्चन है प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो इसका सही जवाब हो जाता है यण संधि है। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद प्रति प्लस उपकार होता है। या यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण संधि के नियमानुसार जब ई छोटी या बड़ी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो छोटी बड़ी का परिवर्तन या में हो जाता है। यहाँ प्रति का छोटी ई का उपकार छोटा ऊ क्यों बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह दंड देने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड के योग्य है। तो सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। देखो विकल्प सी दंड के योग्य पूर्णतः शुद्ध है। व्याकरण समस्त वाक्य है। क्या व्याकरण जो है समस्त वाक्य है। दंड शब्द स्वयं में सजा देने पाने के भाव को समाहित करता है, इसलिए दंड के साथ देने या पाने शब्दों का प्रयोग करना पुनरुक्ति अनावश्यक शब्द प्रयोग होता है, ठीक है। दोष कराता अतः दंड देने के योग्य कहना शुद्ध है, ठीक है। क्या है? शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाता है, क्या हो जाता है आप लोग बताओ। हम 30 सेकंड दे रहे हैं, ठीक है। अंधों में आँख वाला, अज्ञानियों में अल्पज्ञानी का सम्मान होना, काने व्यक्ति को राजा बनाना या बहुत ज्ञानी होना। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाता है अज्ञानी में अल्पज्ञानी का सम्मान होना, ठीक है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है जहाँ सब लोग मूर्ख या अज्ञानी हों वहाँ थोड़े ज्ञान वाले व्यक्ति को भी बहुत विद्वान या योगी मान लिया जाता है। काना का अर्थ है जिसकी एक आँख हो। जहाँ सब अंधे हों वहाँ एक आँख वाला व्यक्ति भी सबकी तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रभाव, प्रत्यक्ष, प्रसाद या प्रयोग। प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रभाव, प्रत्यक्ष, प्रसाद या प्रयोग। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष शब्द का निर्माण जो होता है प्रति प्लस उपसर्ग, यानी कि प्रति प्लस अच्छी। प्रति क्या है? उपसर्ग है। अच्छी क्या है? मूल शब्द है कि मेल से बना हुआ है, ठीक है। यण संधि के नियम द्वारा प्रति प्लस अच्छी बराबर प्रत्यक्ष होता है। इसका अर्थ होता है आँखों के सामने, जबकि विकल्प ए प्रभाव और सी जो है प्रसाद और विकल्प डी जो है प्रयोग। इन तीनों शब्दों में प्रा उपसर्ग लगा हुआ, क्या लगा हुआ? प्रा उपसर्ग लगा हुआ है और प्रत्यय जो है इसी में लगा हुआ, ठीक है। तो प्रति उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है? तो प्रत्यय है, ठीक है। क्या है? प्रत्यय। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।